अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम थोड़ी सी मिड पे बात कर लेते हैं और मिड में जो प्रॉब्लम्स थी उनके सोल्यूशन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपके पास मिड पे का क्वेश्चन था, पहली प्रॉब्लम थी, वो थी फ्रॉम द टॉपिक नंबर सिस्टम। और जो मेजॉरिटी या मेरे ख्याल से शायद 100% नहीं गलत किया है, और एक ही गलती है जो सबने की है, और जिस वजह से ये सोल्यूशन सबका गलत कंसिडर। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ सोल्यूशन का क्या है। और तरीका ऐसे है कि मैं इसे साइड में ऑन कर लेता हूँ नोटपैड, और इसको हम साइड बाय साइड कर लेते हैं। ठीक है, सबको होपफुली दिखाई दे रहा होगा। या इसको कर लेता हूँ इस तरफ, और इसको जाते हैं इस तरफ। तो पहला क्वेश्चन था कि आपको परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन इन वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फॉर साइन नंबर, शो इफ ओवरफ्लो एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, पहला पार्ट तो ये नंबर क्या है, -7। -7 की बात हो रही है, और आपको इसमें ऐड करना है -9। ठीक है, अब सबसे पहले तो मुझे बताएं कि -7 का बाइनरी कोड क्या होता है, और चले 7 का बाइनरी कोड क्या होता है, और 9 का बाइनरी कोड क्या होता है। ये आपसे पूछा गया है कि इसका आंसर आपने बताना है। अच्छा, 7 का कोड आया 111, और 9 का कोड 1001। अब अगर देखा जाए तो 7 का जो आप मुझे बता रहे हैं, वो बता रहे हैं 3 बिट में कोड, और 9 का जो कोड बता रहे हैं वो बता रहे हैं 4 बिट में कोड। तो मैं 3 बिट में सॉल्व करूँ, 4 बिट में सॉल्व करूँ, इसे कितने बिट में सॉल्व करूँ? मतलब अनइवन लग रहा है ना, क्या करें? 4 में सॉल्व कर लूँ? अच्छा, चलें ठीक है। आप यानी कह रहे हैं 7 का कोड जो है वो है 0111, एंड 9 का कोड है 1001, राइट? यही कह रहे हैं आप लोग? ठीक है, सही है। तो मुझे बताइए, ये जो कोड मैंने लिखा है ये किस चीज का कोड है? 7 और 9 का कोड है, राइट? ऐसा ही है। तो आपसे सवाल ये है कि इनकी साइन बिट कौन सी है, क्योंकि जब आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है कि साइन नंबर के लिए करना है, तो साइन बिट भी तो होती है, मैग्नीट्यूड है ये तो आपने जो मुझे बताया। साइन बिट कौन सी है? यानी अगर मैं मान लेता हूँ कि लेफ्ट मोस्ट साइन बिट होती, तो ये बता रहा है कि इसकी साइन बिट 0 है, यानी ये पॉजिटिव नंबर है। लेकिन ये कह रहा है कि इसकी साइन बिट 1 है, ये तो एक नेगेटिव नंबर हो गया, तो 9 ना हुआ। तो इसमें ये सिर्फ और सिर्फ, मैंने आपने देखा मैंने लिखा सिर्फ 7 और सिर्फ 9। ये 7 और 9 है, ये +7 और +9 नहीं है। अगर आपको लिखना है +7, तो आपको साइन नंबर के लिए एक एडिशनल बिट रिक्वायर्ड होती है 0 पॉजिटिव नंबर के लिए, और फिर आप लिखेंगे 7 का कोड जो भी है। और सिमिलरली आप लिखेंगे 9 के लिए पॉजिटिव 9 चाहिए, +9 है तो उसके लिए पहले आएगा 0 फॉर साइन, और फिर 9 का कोड लिखेंगे। अब ये लग रहा है +9 और +7, क्योंकि इसमें 4 बिट का तो एक्चुअली मैग्नीट्यूड है, जो मेरी मजबूरी है, मुझे 4 बिट में ही लिखना है, क्योंकि 9 4 का है तो 4 को भी मैंने, और प्लस फिर मेरे पास एक एडिशनल बिट भी तो होती है साइन नंबर में, साइन बिट। तो अब आप मेजोरिटी जो सुन रही है वो अपनी गलती पर पहुंच गए होंगे कि उन्होंने क्या गलती की है। आप लोगों ने साइन बिट तो यूज ही नहीं करी, तो आप साइन नंबर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो आपने +9 और +7 को लेके सॉल्व नहीं किया, जस्ट 7 और 9 को लेके सॉल्व कर दिया। तो ये थी आपकी मिस्टेक कि सब का सोल्यूशन 4 बिट का आया हुआ है। ये सोल्यूशन 4 बिट से स्टार्ट ही नहीं हो सकता, क्योंकि साइन बिट भी तो ऐड करनी है आपने। अगर +7 होगा तो ही -7 ला सकेंगे ना। -7 की जो साइन बिट है या नेगेटिव साइन है वो कहाँ रिप्रेजेंट करें? तो नहीं कर पाए। तो इसीलिए अब अगर मैं -7 की बात करता हूँ वंस कॉम्प्लीमेंट में, तो वो आसान है। वो क्या, इन्वर्ट करना है 1 1 0 0 0, ये -7 हो गया। एंड -9 की बात करते हैं तो -9
101110। अब देखें तो ये आपको क्लियरली एक नेगेटिव नंबर नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट 1 है। लेफ्ट मोस्ट बिट 1 होना ही ये बताता है कि ये एक नेगेटिव नंबर है। ये बता रहा है कि नेगेटिव का 7 है, क्योंकि मैंने अभी पॉजिटिव 7 से इसे कन्वर्ट किया है। और ये बता रहा है ये नेगेटिव का 9 है, क्योंकि ये मैंने अभी अभी पॉजिटिव के 9 से कन्वर्ट किया है। तो ये हो गया -7 और -9। अब अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करता हूँ, यानी 11000 और 10110, इसको मुझे ऐड करना है। थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे इनको ऐड करना है, तो 0 0 ऐड हुआ। अच्छा, थोड़ा सा इसमें ये भी कर देते हैं ताकि आपको लगे कि प्रॉपर एडिशन हो रही है। 0 0 ऐड हुआ, 0 आया, ठीक है। फिर 0 1 ऐड हुआ, 1 आया, ठीक है। फिर 0 1 ऐड हुआ, 1 आया, ठीक है। फिर 1 0 ऐड हुआ, 1 आया, ठीक है। और 1 1 ऐड हुआ, 1 आ गया। और सॉरी, 1 1 ऐड हुआ, 0 आ गया, और 1 कैरी चला गया, ठीक है। 1 कैरी चला गया, ये इसलिए 1 मैंने थोड़ा सा बाहर लिख लिया। 1 कैरी चला गया, ऐसे ही है एडिशन। अब अगर आपको याद हो कि वंस कॉम्प्लीमेंट में जब भी कैरी आती है तो मैं उसके साथ क्या करता हूँ, तो वंस कॉम्प्लीमेंट जब भी कैरी आती है तो मैं उसे वापस ले जाके यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, एंड राउंड कर देता हूँ कैरी को, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट में जब भी मेरे पास कैरी आती है मैं उसे एंड राउंड कर देता हूँ। टूस कॉम्प्लीमेंट में कैरी डिस्कार्ड होती है, वंस कॉम्प्लीमेंट में एंड राउंड हो जाती है। यानी इस कैरी को ले जाके मैं इसमें वापस ऐड कर देता हूँ। वापस ऐड करूँगा, यानी इधर अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाके 1 ऐड करता हूँ तो, अच्छा इसको क्लियर कर देता हूँ, रास्ते में आ रहा है, या थोड़ा सा बैक कर ले, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी ऐड हो जाएगा तो रिजल्ट विल बी, अब मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट जो मेरा बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा, 0 1 1 1 1, ठीक है। 0 1 1 1 1, ये मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया एडिशन जो मैंने कर ली है, ठीक है, नेगेटिव नंबर के। अब मुझे इसमें चेक क्या करना है कि ओवरफ्लो है या नहीं, ठीक है। ओवरफ्लो है या नहीं, ओवरफ्लो कैसे चेक होता है, मैं चेक करूंगा अपनी इन दोनों बिट्स को। पहले तो ये दोनों का सेम होना ज़रूरी है, क्योंकि ओवरफ्लो हमेशा दोनों इनपुट्स की सेम अगर साइन होगी तभी होता है। तो दोनों इनपुट की तो सेम है, यानी पॉसिबिलिटी तो है, हो सकता है ओवरफ्लो। अब मुझे चेक करना है अपने आउटपुट का साइन। आउटपुट का साइन अगर डिफरेंट है इनपुट से तो इसका मतलब है कि ओवरफ्लो एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ओवरफ्लो आ गया है, इसमें ओवरफ्लो आ गया है, ठीक है। क्योंकि साइन मैच नहीं हो रहा, इनपुट का साइन तो सेम है लेकिन आउटपुट का अलग है, तो ये ओवरफ्लो पहचानने का तरीका है, और यहाँ पे ओवरफ्लो आ गया है। अब ओवरफ्लो आ गया है तो क्या करें, तो ओवरफ्लो आ गया है तो अब हम देखते हैं। मैंने कहा शो इफ ओवरफ्लो एग्जिस्ट, तो इसका जवाब हुआ भाई ओवरफ्लो एग्जिस्ट, और आपने ये बात प्रूव कर दी। यहाँ पे हो गया पार्ट ए आपका एंड, ये कहते हुए कि ओवरफ्लो एग्जिस्ट, ठीक है। तो पार्ट ए यहाँ पे हो गया एंड। पार्ट बी में कह रहे हैं कि इफ ओवरफ्लो अकर्स इन पार्ट ए रीडू ईच स्टेप ऑफ सोल्यूशन आफ्टर करेक्शन, तो रीडू करें स्टेप्स आफ्टर करेक्शन। और स्टेप्स क्या होता है, ओवरफ्लो से बचने का तरीका क्या है, ओवरफ्लो का मतलब है कंटेनर जो आपने लिया था वो छोटा है, ठीक है, उसमें रिजल्ट नहीं आ सकता, तो आप बड़ा कंटेनर लें। यानी नंबर ऑफ बिट्स जो आपने रिप्रेजेंट करने के लिए ली थी वो नॉट इनफ है, आप नंबर ऑफ बिट्स को बढ़ा दें। तो नंबर ऑफ बिट्स को बढ़ाने का मतलब ये है कि जो मेरा -7 का पहले कोड था उसको मैं बढ़ा देता हूँ। पहले था 1 1 0 0 0, तो मुझे इसमें एक एडिशनल बिट बढ़ानी है, और बिट को जो भी साइन बिट होती है वही बढ़ती है, साइन एक्सटेंडेड कहलाता है। या तो आप +7 में बढ़ाते हुए लाएं फिर वही सारा प्रोसीजर करें तब भी वही रिजल्ट आएगा, या आप डायरेक्टली -7 में बढ़ा दें। और -9 का कोड क्या था, 1 0 1 1 0, तो -9 में भी आपने -9 के लिए भी आपने क्या किया, एक 1 बढ़ा दिया, ठीक है।
क्योंकि साइन बिट ही बढ़ती है, जो साइन बिट होगी 0 होगा तो 0 ही लगा देंगे, 1 होगा तो 1 ही लगा देंगे। इस केस में दोनों जगह पे 1 1 था तो मैंने 1 लगा दिया। अब मैं इस स्टेप्स को दोबारा परफॉर्म करता हूँ, यानी 1 1 1 0 0 0 मैं ऐड करूँगा क्या चीज़ 1 1 0 1 1 0, इसको ऐड करना है मुझे। ऐड करने में 0 0 को ऐड किया 0, ठीक है, 0 1 को ऐड किया 1, ठीक है, 0 1 को ऐड किया फिर 1, ठीक है, 1 0 को ऐड किया फिर 1, ठीक है, 1 1 को ऐड किया 0, ठीक है, 1 कैरी चला गया। 1 कैरी कहाँ गया, यहाँ लगा के बता देता हूँ, 1 कैरी यहाँ पर आ गया, ठीक है, 1 कैरी आ गया। और 1 1 1 को अगर ऐड करूँगा तो आएगा क्या मेरे पास 1, और 1 ही कैरी चला जाएगा, तो एक और 1 आएगा, उसको थोड़ा सा मैं गैप दे के लिख लेता हूँ, ठीक है। 1 1 1 ऐड करेंगे तो 1 1 आता है कैरी जाने की वजह से। ये थोड़ा सा बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, ये मेरा आंसर आ रहा है। लेकिन फिर वही वाली बात कि ये वंस कॉम्प्लीमेंट का एडिशन है तो एंड राउंड हो जाएगी। एंड राउंड होने का मतलब क्या है कि ये वाला 1 जाकर वापस यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये वाला 1 वापस जाकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो इसको मतलब ये है कि यहाँ पे 1 मुझे ऐड करना है, 1 ऐड करना है यहाँ पर, इसको क्लियर कर देता हूँ। तो 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, और फिर मेरा रिजल्ट क्या बनेगा वो देख लेते हैं। मेरा रिजल्ट बनेगा 1 0 1 1 1 और लास्ट में भी 1 आ जाएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। अब इस फाइनल आंसर में मुझे चेक करना है क्या अब ओवरफ्लो रिजॉल्व हो गया या नहीं हुआ है। तो ओवरफ्लो रिजॉल्व हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने एडिशनल बिट ले ली थी। तो चेक करते हैं मेरी साइन कौन सी थी। देखो साइन अब ये वाली थी, मेरी सबसे आखिरी वाली को साइन कहते हैं ना। ये भी 1 1 थी, और इसको चेक करें तो ये भी 1 आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ओवरफ्लो अब नहीं है, ओवरफ्लो रिजॉल्व, यानी ये जो मैंने बात कही थी ना ओवरफ्लो है तो आप उसका सोल्यूशन करें आफ्टर करेक्शन। तो करेक्शन हो गई और करेक्शन के बाद ओवरफ्लो अब नहीं आ रहा। तो ओवरफ्लो नहीं आ रहा, तो अब मुझे थर्ड पार्ट में क्या कहा है, आल्सो वेरीफाई योर रिजल्ट इन पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी के रिजल्ट्स को वेरीफाई भी करें कि एक्चुअली -7 और -9 में करता हूँ तो ये रिजल्ट बनता है मेरे पास -16। अगर -16 बनता है तो इट मीन्स कि इस नंबर को अगर मैं वापस वंस कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो +16 आना चाहिए, और इस नंबर को करूंगा तो +16 आना चाहिए। लेकिन आपको पता है चूंकि इसमें ओवरफ्लो आया था तो ये वाला रिजल्ट +16 की इक्विवेलेंट नहीं आएगा, ये वाला नंबर +16 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं कैसे चेक होगा। इस नंबर को अगर मैं वंस कॉम्प्लीमेंट में करने की कोशिश करूं तो 0 1 1 1 थे तो ये हो जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट वापस किया मैंने, पार्ट 3 कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें पार्ट 3 में क्या है, मैंने अपने रिजल्ट का वंस ले लिया वापस, तो ये बन गया, वेरिफिकेशन बता रहा हूँ पार्ट की, ठीक है। तो पार्ट ए में जो आंसर आया था वो था हमारे पास 0 1 1 1, वंस कॉम्प्लीमेंट लिया तो 1 0 0 0 1 0 0 क्या +16 है। देखो बात करें +16 की, अगर मैं इस नंबर को ब्रेक कर दूं तो ये नंबर जो बन रहा है, ये नंबर बन रहा है नेगेटिव, और ये उसका है मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब है ये +16 नहीं है, ठीक है। साइन नंबर की बात हो रही है, +16 नहीं है, इस सिर्फ 16 का बन सकता है लेकिन +16 का नहीं है। तो पहले बात तो यही गलत हो गई कि ये नंबर पॉजिटिव आ रहा था तो मुझे तो कन्वर्जन करने की ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ क्लियर आप लोगों के लिए। तो इसमें ऐसा है कि मुझे वंस करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव है, मैंने इसको कन्वर्ट किया। मैं पॉजिटिव नंबर को डायरेक्टली 2 की पावर से कन्वर्ट कर सकता हूँ ना। तो ये है भाई 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0,
क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना, मैं डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। साइन तो मुझे यही बता रहा है ना, 0 है, 0 का मतलब है इस नंबर को मैं इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये फॉर्मूले से जब मैंने कन्वर्ट किया तो ये तो रिजल्ट आ रहा है जी 15। ये आ रहा है मेरे पास रिजल्ट +15। प्लस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि ये तो साइन है, ठीक है, ये तो साइन है और बाकी जो है वो मैग्नीट्यूड है। तो ये मेरे पास रिजल्ट बन रहा है +15। तो +15 इज नॉट इक्वेलेंट टू -16, ये दोनों मैच नहीं हो रहे। तो इसका मतलब है कि ये तो आंसर मेरा गलत ही है। अब इसको करके देख लेते हूँ। अब इसको जब मुझे कन्वर्ट करना है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस नीचे ले जाता हूँ, पॉइंट को कर देता हूँ क्लियर। इस नंबर को मुझे करना है कन्वर्ट वापस। तो ये नंबर है मेरे पास, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लूँगा। क्यों लूँगा? क्योंकि डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये एक नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर को मैं 2 की पावर वाले फॉर्मूले पे नहीं अप्लाई कर सकता, वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए। तो पहला स्टेप तो ये है, मुझे इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव करना है, वापस वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, 0 1 0 0 0 0। तो ये बन गया है एक पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये कैसे हुआ कि मैंने एक्चुअली इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब मैं इसको 2 की पावर वाले फॉर्मूले में अप्लाई करूँ तो 2 की पावर सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या आया हुआ है, 2 की पावर 4 आया हुआ है। ये तो साइन हो गया, साइन तो बता रहा है पॉजिटिव है और 2 की पावर 4 है, बाकी कुछ भी नहीं है। 2 की पावर 4 मीन्स 16 और जो 0 अलग से था उसने बताया +16। तो चूंकि ये नंबर मैंने प्रूफ कर लिया है, ये नंबर +16 है, तो ये बात भी प्रूव हो गई कि ये नंबर -16 है, क्योंकि +16 का ही तो वंस कॉम्प्लीमेंट -16 होता है। तो चूंकि ये चीज़ +16 मैंने प्रूफ कर ली है, तो ये बात भी प्रूव हो गई कि ये वाला नंबर -16 है। तो बात समझ में आई कि किस तरीके से वेरीफाई होते हैं रिजल्ट। ये मैंने ड्यूरिंग लेक्चर भी बताया था कि भाई आप अपने रिजल्ट्स आएंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो डायरेक्टली उसको कन्वर्ट करके देख लेंगे और मैच हो जाए तो आप बोलेंगे हेंस प्रूव्ड। और अगर नेगेटिव है तो पहले उसको पॉजिटिव में लाएंगे, फिर उसको 2 टू दी पावर वाले फॉर्मूला से कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बना +15 तो डेफिनेटली आपको दिख रहा है ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। लेकिन चूंकि इसका टूस कॉम्प्लीमेंट +16 बन रहा है, तो ये जो मैं रिजल्ट लाया हूँ ये -16 है, क्योंकि -16 का वंस कॉम्प्लीमेंट इज +16। तो हैंस प्रूफ कि ये मेरा रिजल्ट ठीक है। तो अब बताइए, बात समझ में आई कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये सवाल। जबकि मैंने क्लास में बताया था कि मैं एग्जाम में इस तरह पूछूंगा कि मैं नंबर दे दूंगा, फिर आपसे पूछूंगा ओवरफ्लो है या नहीं, ओवरफ्लो की करेक्शन करवाऊंगा, फिर रिजल्ट वेरिफिकेशन भी कराऊंगा। इतना मैं कभी भी लीक नहीं करता इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चन में किस तरीके से पूछने वाला। लेकिन मैंने आप लोगों को इस मर्तबा बता दी थी ड्यू टू दीज ऑनलाइन सर्कमस्टेंसेस कि आप लोगों को आइडिया रहे कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आएगा। ना सिर्फ इसमें, मैंने तो ये असाइनमेंट में या क्विज में भी दिया था ना। तो बात वही है कि गलती करके सीखी न तो ठीक है, अच्छी सीख मिलती है, लेकिन बेहतर है पहले सीख लें ताकि आपका लॉस ना हो। ठीक है, तो यही सवाल क्विज में भी था और क्विज में भी लोगों ने गलत किया। और इसीलिए क्विज में अगर स्टूडेंट्स को लग रहा है कि उनके मार्क्स एंट्री नहीं हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रोबेबली 0 ही आए होंगे, इसलिए एंट्री नहीं हुई है। क्योंकि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें तो सवाल हो ही गलत गया है शुरू, तो इसमें 0 ही मिलेगा, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई 0.5 या 5 जैसे मार्क्स भी नहीं बनते। क्योंकि आपने जब, जाहिर सी बात है, पहला स्टेप गलत कर दिया तो ये क्वेश्चन के स्टेप्स थे, आप देख रहे हैं 4+4+4 लिखा हुआ है। तो जब आपने पहले में ही आंसर ले आए हैं तो अव्वल तो वो 4 नंबर आपने अटेम्प्ट किए, 4+4 वाला हिस्सा तो छोड़ ही दिया, तो 8 तो ऐसे ही गए। और 4 वाला भी गलत किया तो वो 4 भी नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए इसमें स्ट्रेट 0 मिल गए ज़्यादातर लोगों, कुछ को मैंने 2 नंबर दे दिए, लेकिन ज़्यादातर के 0 ही हैं। 2 भी कुछ रीज़न होगा, उन्होंने कुछ चीज़ की होगी जो बाकियों से डिफरेंट है, तो इसलिए मैंने 2-2 नंबर दिए। तो मिड में ये क्वेश्चन तो पूरा ही खराब है। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, इसको मैंने काफ़ी डेप्थ में बता दिया। बाकी क्वेश्चन थोड़े फास्ट पेस पे बताऊंगा, क्योंकि उसमें कुछ इतना है नहीं। और एग्जाम में क्वेश्चन समझ में ना आए तो पूछते हैं, टीचर अवेलेबल होता है कि सर मुझे ये बात समझा दें कि क्या पूछना क्या चाह रहे हैं आप नहीं समझ में आ रहा, आप अपनी मर्जी के आंसर दे रहे हैं, तो फिर कैसे होगा। जो क्वेश्चन का आंसर वो आप वो नहीं देंगे जो पूछा गया है, तो आंसर के मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो काइंडली पूछा करें। ठीक है, तो होपफुली ये वाला सोल्यूशन जो राइट है सबको समझ में आ गया होगा कि ये था इसका सोल्यूशन। इसको मैं कर देता हूँ क्लियर।
ठीक है। क्वेश्चन टू भी बहुत आसान क्वेश्चन था। कह रहे हैं एक्सप्रेस गिवन सर्किट इन टर्म ऑफ बूलियन इक्वेशन। पहले तो इस सर्किट को आप बूलियन एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करें। ठीक है, दो आउटपुट्स हैं इसके। मैं यहाँ पे बूलियन सर्किट को अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो आउट वन, बूलियन सर्किट में अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये है सिंपली इन वन डॉट इन टू का कॉम्प्लीमेंट प्लस इन वन का कॉम्प्लीमेंट डॉट इन टू। ठीक है, जोर गेट है, यही इक्वेशन होती है, मैंने लिख लिया। आउट टू का सर्किट में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, आउट टू का सर्किट तो सिंपल, अगर आप देखें पहले आप जब अगर आउट टू को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आपका आएगा कि भाई इन वन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस इन टू का कॉम्प्लीमेंट, और फिर इनका ओवरऑल रिजल्ट भी क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब अगर जो समझदार स्टूडेंट है उनको बात समझ में आ गई होगी। इक्विवेलेंट सर्किट की बात भी पता है कि अगर मेरे पास इन्वर्टर आ रहे होते हैं, ये इक्विवेलेंट सर्किट मैंने यूज़ किया, तो आप इसको डी मॉर्गन से सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन तो ये आएंगी, लेकिन ये इक्वेशन अगर आपको देखें, ये हो गया पहले पार्ट में जो बूलियन इक्वेशन लिखने वाला पार्ट है। लेकिन आप इसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके भी लिख देते तो मैं भी सही मान लेता, नहीं इस पर डी मॉर्गन अप्लाई कर दें तो इन वन का कॉम्प्लीमेंट और प्लस जो है कन्वर्ट हो गया डॉट में, और इन टू का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, जो कि एक्चुअली इक्विवेलेंट है इन वन डॉट इन टू। यानी कि सिंपल एक एंड गेट है। ठीक है, ये सिंपल एक एंड गेट है। तो अगर आप ये कंक्लूड कर लेते हैं कि ये एक एंड गेट है, और ऊपर वाली इक्वेशन को देखते हैं, मैंने बात की कि सर्किट के लिए कौन सी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा सुटेबल है, नैंड या नॉर। तो अगर आप पहले देखें, इसमें मैंने आपको बताया था कि आप देखें एसओपी है या पीओएस। ठीक है, नंबर ऑफ एंड गेट्स एसओपी में ज़्यादा होते हैं तो प्रिफर्ड होता है नैंड रिप्रेजेंटेशन। तो ये देखें, एक एंड गेट, दूसरा एंड गेट, और ये बनी हुई भी एसओपी है। एसओपी का मतलब है कि अगर मैं आपको बताऊं ये एसओपी है, तो एसओपी हमेशा जो है नैंड से बनाई जाती है। और ये देखें एंड गेट लगा हुआ है, एंड तो वैसे ही क्लोजेस्ट होता है नैंड से, तो इसके लिए भी नैंड ही सुटेबल है। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि नैंड गेट रिप्रेजेंटेशन इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, इज सुटेबल, और क्यों, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें कम गेट्स लगेंगे। ठीक है, रीजन ये है इसका, नैंड गेट इसके लिए सुटेबल है, और रीजन क्या है इसका, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। मैंने बताया था ना कि नैंड और नॉर रिप्रेजेंटेशन से कॉस्ट बचता है हमारा। तो ये हो गया भाई पार्ट ए का आंसर। अब बाय अलजेब्रिक मैनिपुलेशन एक्सप्रेस इट इन नैंड और नॉर रिप्रेजेंटेशन, डिपेंड करता है आपने क्या पिक किया है। तो मैंने नैंड पिक किया है, तो मुझे इसको नैंड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। तो नैंड में कैसे कन्वर्ट होगा, मैं दोबारा से लिख लेता हूँ नीचे और कन्वर्ट भी कर दूंगा। तो ये मेरी इक्वेशन है। ठीक है, नैंड में इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, इसको चले मैं यहाँ ले आता हूँ, सिंप्लीफाई कर ली ना मैंने। ठीक है, अब इसको नैंड में रिप्रेजेंट करना है, इसको भी नैंड में करना है, कर लेंगे, और इसको भी कर लेते हैं। नैंड में रिप्रेजेंट करना होता है तो आपको पता है मैं क्या करता हूँ कि डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ठीक है, ये डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और फिर डिमॉर्गन से उसे सॉल्व कर देते हैं। और तो इसको इक्विवेलेंट करूँगा सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, ये इन वन डॉट इन टू का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जब डिमॉर्गन से ओपन करूँगा, और बीच में भी प्लस की जगह डॉट आ जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, इन वन का कॉम्प्लीमेंट इन टू ऐसे ही है, और इस पे भी आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, और इवेंचुअली बाहर तो एक होल कॉम्प्लीमेंट है ही। तो ये इसकी नैंड रिप्रेजेंटेशन हो गई इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, ये इसकी नैंड रिप्रेजेंटेशन हो गई।
इस इक्वेशन क्यों करना है, तो वही वाली बात है, इस पे भी 2 मरतबा इन्वर्टर ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा। तो इसमें और कुछ नहीं हो सकता, बात सारी सी ये है कि इसमें नैंड लगेगा और नैंड के आगे एक इन्वर्टर लगेगा, और आपको पता है नैंड और इन्वर्टर से मैं इसकी नैंड रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ। तो पार्ट 2 ये हो गया, बाय अलजेब्रिक मैनिपुलेशन एक्सप्रेस इट इन नैंड या नॉर। आपने जो भी आंसर पिक किया उसकी बेस पे, चूंकि मैंने नैंड पिक किया तो मैंने नैंड रिप्रेजेंटेशन दे दी। ड्रॉ द नैंड या नॉर रिप्रेजेंटेशन, ड्रॉ करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर चॉइस। आपने अगर नैंड चूज किया तो नैंड बनाए, नॉर चूज किया तो नॉर बनाए। अब इसको अगर ड्रॉ करना चाहेंगे तो ड्रॉ भी कर लेता हूँ कोशिश करके। पहली वाली इक्वेशन को अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है नैंड से, तो ये पहले बनाया मैंने, नैंड गेट एक ये आ गया, ठीक है, फिर एक और नैंड गेट आ गया, और इन दोनों के नैंड के साथ हो रहा है एक और नैंड। अच्छा चलें पहले, अच्छा मैं इन्वर्टेड जो है वो लगा नहीं रहा हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ मुझे इनपुट से ही मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बल्कि एक चीज़ मिस की है, यहाँ पे बार है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, मैं लिख देता हूँ, ऊपर वाले सर्किट की सिर्फ डायग्राम जो है वो ये बनेगी, और यहाँ से आ जाएगा फिर से एक और नया। ऊपर वाले सर्किट पे जो मैं प्रोवाइड करूँगा वो होगा इन 1 और इन 2 का कॉम्प्लीमेंट। अब आप चाहें तो इधर भी एक इन्वर्टर लगा के दिखा सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था जैसे कि इन्वर्टेड और नॉन इन्वर्टेड आपको गिवन होते हैं शुरू में, तो कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इन्वर्टर लगा भी देंगे तब भी मैं इसको दोनों सोल्यूशन को सही मान लूँगा, क्योंकि इनपुट पर हैं, ठीक है, इनपुट वालों पे कोई इशू नहीं होता। और यहाँ पे ये हो गई पहले की, और दूसरे की सिंपल क्या होगी, मुझे एंड को नैंड में कन्वर्ट करना है, तो ये वही बात, इन 1 और इन 2 आ गए आपके, इन 1 और ये इन 2, और ये तो है नैंड। नैंड के बाद मुझे इन्वर्टर चाहिए, इन्वर्टर भी मैंने कौन सा यूज़ कर दिया इसमें, ये वाला यूज़ कर दिया। तो ये जो है फाइनली मेरा पूरा सर्किट जो है नैंड रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक एडिशनल यहाँ पर भी इन्वर्टर शो कर सकते हैं मुझे इस जगह पर, और एक चाहें तो इस जगह पर भी इन्वर्टर शो कर सकते हैं, दोनों सोल्यूशन सही हैं, ठीक है। लेकिन इनपुट वाले जो होते हैं वो जैसे कि मैंने बताया था ना, इनपुट पे हमारे पास इन्वर्टेड और नॉन इन्वर्टेड लॉजिक गिवन होती है, तो हम उसको नहीं शो करते। तो ये 5 गेट से बन जाएगा जब आप नैंड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला एसओपी था तो 3 लग गया, नीचे वाला सिंपल एंड था तो वो नैंड बन गया। तो इसका सोल्यूशन जो सही था वो था नैंड रिप्रेजेंटेशन, और ये हैं उसके स्टेप्स। पार्ट ए में ऊपर इक्वेशन है, पार्ट बी नीचे करके मैंने उसको बूलियन से करा, पार्ट सी में मैंने ये डायरेक्ट कर दिया। ठीक हो गया, समझ में आ गया पार्ट 2? जी क्लास, ठीक है, पार्ट 2 भी समझ में आ गया, क्लियर कर देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। अच्छा पार्ट 3 में एक पार्ट बता दूंगा, एक पार्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक पार्ट तो मोस्टली आप लोगों ने कर ही लिया था, वो थी इसकी सिंप्लीफिकेशन। गलत जो किया आप लोगों ने इसमें वो किया के मैप वाला, कि के मैप में इसे कैसे प्लेस करें। तो पहले तो मैं इस एक्सप्रेशन को लिख लेता हूँ यहाँ पर, कि भाई आपका एफ क्या है, एफ इक्वल्स टू ए बी सी डी है इसमें। तो पहले ये ए बी हो जाएगा अगर मैं इसको ओपन करूँगा, प्लस ए बार बी और सी डी है इसके साथ, प्लस ए बार बी डी बार, ठीक है, प्लस ए बार बी सी बार डी, ठीक है। मैंने सिर्फ ओपन किया है 4 टर्म्स को, अभी मैं सिंप्लीफिकेशन पे नहीं जा रहा, सिंप्लीफिकेशन तो उसमें क्लियरली होती हुई दिख ही रही है कि एब्जॉर्प्शन लग जाएगा और ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे, ठीक है।
तो मैं अभी इस बात पे आ रहा हूँ कि इस इक्वेशन से डायरेक्टली आप के मैप कैसे फिल करेंगे। तो के मैप कैसे फिल होगा, अब ये देख लेते हैं। अच्छा, पहली बात, इसका के मैप कितने वाला बनेगा? इसका के मैप बनेगा 16 वाला। 16 वाला क्यों बनेगा? क्योंकि इसके इनपुट है 4, आप देख सकते हैं ये रहे 4। तो अगर मैं के मैप बनाता हूँ 16 वाला, अगर मैं के मैप बनाता हूँ 16 वाला, तो उसे मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैं प्लेसमेंट कर दूंगा। के मैप में, ठीक है, ये आ गया। वर्टिकली भी कर लेते हैं। चलो ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान रहे कि ए बी मैंने यहाँ रखा है, ठीक है। सी डी मैंने यहाँ रखा है, और बेहतर है कि मैं लिख दूँ यहाँ पर ताकि प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर आ रहा है मेरे पास सी बार डी बार, यहाँ पर आ रहा है सी बार डी, यहाँ पर आ रहा है सी डी, और यहाँ पर आ रहा है सी डी बार, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ए बी बार। थोड़ा सा इसको भी हम नीचे कर देते हैं, ठीक है, ये आ गए। अब कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो वन है कहाँ पर, जहाँ पर ए बी आ रहा है, ठीक है। कह रहे हैं कहाँ पे वन है, जहाँ पर आपके पास ए बी आ रहा है। तो ए बी कहाँ आ रहा है? ए बी का मतलब है कि पूरी रॉ ए बी वाली, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पर भी वन है, यहाँ पे भी वन है। ये ए बी की वजह से मैंने इसको पिक कर लिया। दूसरी इक्वेशन क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी जगह पे वन आ रहा है जहाँ पे ए बार है और ए बार के साथ बी है। तो मैं पहले वाली रॉ देखता हूँ, ए बार के साथ बी, ये वाली रॉ की बात हो रही है। और कॉलम में कौन सा कह रहे हैं? सी डी आ रहा है। तो रॉ तो ये हो गई, कॉलम सी डी ये वाली आ गई। तो रॉ और कॉलम यहाँ मैच हो रहे थे, तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया 1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहे हैं? ए बार बी आ रहा है, आप वो जो देखें ए बार बी यही वाली रॉ है, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं वहां पे प्लेस करें जहाँ पे डी बार आ रहा है। डी बार दो जगह पे आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे भी वन प्लेस कर दिया और मैंने यहाँ पर भी वन प्लेस कर दिया। फिर इसमें क्या कह रहे हैं कि ए बार बी के साथ सी बार डी ढूंढे। तो ए बार बी वाली लाइन तो यही है, और इसमें सी बार डी वाली देखा जाए तो ये वाला कॉलम है, तो यहाँ पे भी मैंने वन प्लेस। तो इसमें इन 8 जगह पे वन आएंगे। जब इन 8 जगह पे वन आएंगे, तो जब आप इसका ग्रुप बनाएंगे तो आप रॉ वाइज कॉलम वाइज तो कोई चीज़ कॉमन नहीं, लेकिन रॉ वाइज एक चीज़ कॉमन है, वो है बी। तो इसका आंसर जो के मैप्स आएगा वो भी बी है, और एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन से सॉल्व करेंगे वो भी बी है, ठीक है। एक छोटी सी मैंने एग्जांपल कराई थी प्लेसमेंट वाली, थ्री इनपुट्स के लिए। यहाँ पे मैंने आपको बस 4 इनपुट्स के लिए दे दी। तरीकेकार वही था कि आपको इक्वेशन से के मैप के अंदर फिट करना आना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन से के मैप के अंदर फिट करना आना चाहिए। तो इस तरीके से हम फिट कर लेंगे तो एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा, और फिर उसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हमेशा ज़्यादातर सिनेरियोज में आप के मैप से फिट करते हैं, सॉरी ट्रुथ टेबल से के मैप के अंदर फिट करते हैं। लेकिन इस केस में क्या हुआ, एक स्टेप आगे का मैंने दे दिया, एक इक्वेशन दे दी, थोड़ी सी सिंप्लीफाइड है, वो इंटरमीडिएट स्टेप, पूरी सॉल्व नहीं है, इंटरमीडिएटली सॉल्व है, और आपको कहा है कि इसके थ्रू आप करें। तो इसके थ्रू के मैप में इस तरीके से प्लेसमेंट कर लें अगर आप, और फिर ग्रुपिंग करें, तो एक ही गो में आपके पास आंसर आ जाएगा। और एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें तो यही सिंप्लीफाई होती दिखाई दे रही हैं। ये गायब हो जाएगा, यहाँ से ये गायब हो जाएगा, फिर उसके बाद कॉमन लेते लेते आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये समझ में आया कि ये मैप में किस तरीके से प्लेसमेंट हुई है? जी क्लास, के मैप में प्लेसमेंट समझ में आई?
चलें ठीक है, अगर नहीं भी आई हो तो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लें। तो ये क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 तो सबसे आसान था। ये मैंने एग्जांपल्स में एक एग्जांपल कराई थी और एक एग्जांपल में लिखा हुआ भी था, ये प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, क्या है, ब्लॉक डायग्राम है, बाइनरी इनपुट आएगा और आउटपुट पे क्या चले जाएगा उसका टूज कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, हर कोड का टूज कॉम्प्लीमेंट का टेबल बनाना है। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करा, डिस्क्रिप्टिव सा है। यानी आपने इनपुट पे एक टेबल बनाए सारे बाइनरी कॉम्बिनेशन के, ठीक, और उसके अगेंस्ट उसके टूज कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू लिख दी है। ठीक है, अच्छा एक सोल्यूशन मेरे पास आया कि उसमें रीजन दिया हुआ था कि पॉजिटिव नंबर्स का तो टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं। यहाँ पे ये नहीं करना है, यहाँ पे मैं कन्वर्ट ही करा रहा हूँ, ये उससे पहले की बात है। यहाँ पे हम एक्चुअली एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे। मैंने आपको कहा है कि एक ऐसी आईसी बनाए जो ऑटोमेटिकली क्या कर दे, बाइनरी नंबर के टूज कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट करके दे दे। तो यहाँ पे सारे कोड्स के टूज कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पे सारे कोड्स के टूज कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट होंगे। मैं खुद से चाह ही ये रहा हूँ कि एक ऐसी ऐसी आ जाए मेरे पास जिसको मैं पॉजिटिव नंबर इनपुट दूं तो वो मुझे उसका नेगेटिव आउटपुट दे दे। टूज कॉम्प्लीमेंट आईसी का पर्पज यही है ना कि मैं उसको एक पॉजिटिव नंबर फेड करूंगा तो वो मुझे उसी पर्टिकुलर नंबर का नेगेटिव नंबर रिटर्न कर देगी। तो इस आईसी में मुझे ये करना था, यानी बाइनरी नंबर लिखने सारे के सारे कॉम्बिनेशन और उसके अगेंस्ट उसके टूज कॉम्प्लीमेंट लिखने। तो 3 ही इनपुट है, 3 ही आउटपुट है, 3 आउटपुट का मतलब के मैप बनेगा 3 का और ये सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन मेजोरिटी का सही है, सिर्फ के मैप में कोई गलती है लेकिन मेजोरिटी का ये क्वेश्चन सही है कि एक्स वाई जेड की इक्वेशन आएंगी, उसको सर्किट ड्रॉ करेंगे तो आपके पास वो हार्डवेयर आ जाएगा जो एक पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दे। और नेगेटिव भी कौन सा, टूज कॉम्प्लीमेंट का नेगेटिव। ठीक है, वंस का भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको रिसेंटली एक लेक्चर में एडर कम सब्ट्रैक्टर बताया तो उसमें आपने देखा ना कि मैं जोर गेट लगा के कन्वर्ट कर रहा था। तो आप देखें, आप वंस कॉम्प्लीमेंट करें, बनाए, देखिए उसमें क्या आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान था, लेक्चर से था लेकिन सही ज़्यादातर लोगों ने कर लिया। और ये क्वेश्चन था जिसमें आप लोगों ने पता नहीं क्या किया, आपको समझ में नहीं आया शायद ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो मैंने एक सपोज करके बताया हुआ था कि ये आईडी है, सपोज ये आईडी है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने बताया था कि भाई जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 10 और जो एंडिंग पॉइंट है वो 1 है। तो मैं यहाँ से 10 से शुरू हुआ, 1 प्लेस करना, 1 1 1 1 1 और फिर घूमता हुआ 1 पे पहुंच गया। से मैं आप लोगों में से किसी की आईडी पिक कर लेता हूँ, मैं चैट से पिक कर लेता हूँ। चैट में से मैं आईडी ले लेता हूँ से मोहम्मद उमर हाशमी की मैं आईडी ले लेता हूँ और वो है 11747, 11747। तो अगर मैं यहाँ पे 11747 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, 1+1+7+4+7। ये टोटल क्या आ जाएगा मेरे पास, 7 7 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20। 20 का जब मैं मॉड लेता हूँ किससे, 16 से। मॉड 16 का मतलब पता है क्या है कि ये टेबल 15 के बाद ना ऑटोमेटिकली 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 20 मॉड 16 का मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, तो 20 में से अगर मैं मॉड 16 लूंगा तो रिमाइंडर इस केस में आएगा मेरे पास 4। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट बन गया है 4। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट बन गया है 4। और एंड पॉइंट के लिए मैंने क्या कहा था कि एंड जो है वो कहाँ होगा, आपका जो भी नंबर आए उसमें आप ऐड कर दें 7। तो ये बन जाएगा 7 4 11। ठीक है, मैंने यही कहा था ना, जो भी नंबर आए उसमें 7 ऐड कर दें, ये लिखा हुआ है ना, देखें, ऐड 7 टू योर आंसर लाइक दिस। मेरा 10 था तो मैंने 7 ऐड किया, वो 1 बन गया। लेकिन इस केस में 7 ऐड करने पे 11 है, मुझे रैप अराउंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मेरा नंबर से बढ़ता और बढ़ के वो 15 से आगे निकल जाता तो फिर दोबारा मैं 16 पे मॉड कर लेता। चूंकि 11 को मैं मॉड 16 करूंगा, तो 11 ऑलरेडी 16 से छोटा है तो 11 ही मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन फॉर से अगर मेरा आंसर यहाँ पे 11 के बजाय 19 आ जाता तो फिर मेरा मॉड 16, 19 में से 16 माइनस कर दें 3 आ जाता। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है तो 11 ही रहेगा और यहाँ पे क्या है मेरे पास 11 ही है। तो ये कह रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग एट 11। तो इसके लिए ये वाला ट्रुथ टेबल चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों हो जाएगा, अब आपको 1 जो प्लेस करने हैं वो कहाँ से प्लेस करने हैं, आपको 4 से प्लेस करना है। यानी आपका 1 यहाँ पर आएगा, आपका 1 यहाँ पर, मैं डार्क कलर ले लेता हूँ,
आपके जो वंस आएंगे वो यहाँ पर आएगा, एक 1 4 पे आएगा, 5 पर आएगा, 6 पर आएगा, 7 पर आएगा, 8 पर आएगा, 9 पर आएगा, 10 पर आएगा, और फाइनली बस 11 तक आएगा। और बाकी सारे आपके केस में क्या होंगे, जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और बाकी सारे भी जीरो आएंगे। अब ये सारे जीरो हैं। अब आपका ट्रुथ टेबल ये है। अब इसके लिए आपको सॉल्व करना है, यानी अब आपको जब इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन में आप ये वाली टर्म्स को के मैप के अंदर वन प्लेस करेंगे और ये वाली टर्म्स का ग्रुप बनाएंगे, जो भी ग्रुप बनेगा, और इत्तेफाक से इसका ग्रुप क्या बनेगा, इसका ग्रुप बी ही बनेगा, क्योंकि अभी अभी हमने जो के मैप की एग्जाम्पल की उसमें इसी जगह पे प्लेसमेंट थी। 4 से लेकर इस तक बी नहीं बनेगा तो कुछ और बन जाएगा, नहीं बी नहीं बनेगा, ये आपका बी के बाद सी, सी बन जाएगा मेरे ख्याल से। तो इसका ग्रुप बन जाएगा, चार चार के दो ग्रुप बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा एक, दो कॉलम्स आएंगे इसमें। आप जब इसको प्लेस करेंगे के मैप में तो सेकंड वाली रो और लास्ट वाली रो उन सब पे वन आ रहे होंगे, तो उनका जब ग्रुप करेंगे तो एक में बन जाएगा आपका बी, बी बार सी, हाँ बी बार सी, और दूसरे में बी सी बार, यानी जोर बन जाएगा बेसिकली। तो इसका सर्किट जब आप बनाएंगे इस पर्टिकुलर एग्जांपल के, वो एक सिंपल जोर गेट आएगा। मैंने यहाँ पे देखें क्लियरली लिखा भी था, योर टास्क इज टू इलिस्ट्रेट द अबव सर्किट इन टर्म ऑफ ट्रुथ टेबल बाय कंसीडरिंग योर ओन आईडी। आपको ट्रुथ टेबल बनाना था दोबारा से अपनी आईडी कंसीडर करते हुए, और फिर उसके लिए वही बात पूरा सिंथेसिस करना था, लॉजिकल एक्सप्रेशन बनानी थी, और फिर उसके बाद हार्डवेयर की डायग्राम देनी थी यूजिंग के मैप। तो ये सवाल सिंपल था, बस इसमें ये था कि आपको हर बच्चे का सवाल अलग आने वाला था, यानी इसमें कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता था, ये सिर्फ इसलिए रखा है। तो इस तरह का सवाल मैं एग्जाम में भी दे सकता हूँ जो आईडी पे रिलाई करता हूँ, फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है। तो आईडी के क्वेश्चन को अपनी आईडी के लिहाज से सॉल्व किया करें। ये कि मैं जस्ट मैंने एक सैंपल दिया था यहाँ पे कि अगर मेरी आईडी सपोज ये है तो ये आ जाएगा, आपकी आईडी जो भी आप वो पुट करें, के मैप ट्रुथ टेबल फिल करें, और ट्रुथ टेबल फिल करने का तो वही स्टेप्स हैं, के मैप बनाए, सर्किट सॉल्व करें। तो इसमें सिर्फ ट्रुथ टेबल फिल करना चैलेंजिंग था, बाकी कुछ भी चैलेंजिंग नहीं था, सारे स्टेप्स वही रिडंडेंट रिपीट होने वाले थे। नहीं 11 इंक्लूडेड है, 11 तक वन आएंगे। देखो यहाँ पे मैंने अगर क्लियर करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे देखो वन पर एंड हुआ हुआ है, वन पे एंड हुआ हुआ है, और मैं देखो वन पे वन लगाया हुआ है ना इधर, तो ये इंक्लूडेड है, ठीक है, इंक्लूसिव है, एंड वाला नंबर इंक्लूसिव है, यानी 4 से स्टार्ट करें और 11 तक वन प्लेस करें इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, ठीक है। तो अगर आप, मैं एक और एग्जाम्पल आईडी ले लेता हूँ, कोई किसी कोई बताया उसकी आईडी से करके बता देता हूँ। नहीं बेटा बहुत कुछ गलत हुआ है ये मेरे पास तो ऐसी कोई कॉपी नहीं आई जिसमें क्वेश्चन वन सही हो। अच्छा कोई बताए किसकी आईडी से करूं। अ, अच्छा पहले मुझे बताया है उसैद ने 12187, तो 12187, तो 12187 के लिए अगर मैं सॉल्व करना चाहूँगा ये क्वेश्चन, तो 12187, तो इट मीन्स 1 + 2 + 8, 1 + 8 + 7, तो इन सबको नंबर को ऐड करता हूँ तो कितने होते हैं, 8 और 4 12, और 12 और 7 हो जाते हैं आपके 19, ठीक है। 8 और 7 15, 15 और 4 19, तो ये आ रहा है 19, 19 मॉड 16 करूँगा तो वही वाली बात है, इसका आएगा 3, 3 में +7 करूँगा तो ये आ जाएगा 3 + 7 इज 10, और 10 को फिर मैं मॉड करके चेक कर लूँ एहतियातन, हालांकि 16 से छोटा है तो वही आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। तो इसमें क्या है, 3 से लेकर 10 तक वन प्लेस होंगे, तो इसमें वन कहाँ से आएंगे, 3 से लेकर 10 तक। इससे पहले वाली जो एग्जांपल है उसमें 4 से लेकर 11 तक थे, इसमें 3 से लेकर 10 तक है, टोटल प्लेस होने 8, ठीक है। ट्रिक ये थी कि हमेशा 8 ही आएंगे, किसी की भी एग्जाम्पल हो 8 वंस आएंगे ही आएंगे। अब वो ग्रुपिंग कैसे होती है उसकी किस्मत पर है, कुछ का ग्रुप हो सकता है एक ही बन जाए, कुछ के ग्रुप दो बन जाए, कुछ के ग्रुप ही ना बने, ये डिपेंड करता है। और एक है 12520, तो इसका मतलब है 1 + 2 + 5 + 2 + 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है 5 और 5 10, सिंपली 10 ही आ रहा है, तो 10
मॉड 16 इक्वल्स टू 10। तो इसका सोल्यूशन तो वही हो जाएगा जो ऑलरेडी इसमें हुआ हुआ है, और 10 में प्लस 7 करूंगा तो 17 बन जाएगा। 10 प्लस 7 इक्वल्स टू 17, और 17 का मतलब वही है कि मैं 17 को मॉड करूंगा अगर 16 के साथ, तो इसका आंसर आएगा 1। तो इसका ट्रुथ टेबल एग्जैक्टली वो है जो ऑलरेडी सैंपल के तौर पे बना हुआ है। तो ये 10 से स्टार्ट होगा और 10 से करते 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 15 पे पहुंचेगा। 15 के बाद जाहिर सी बात है काउंट नीचे टेबल खत्म हो गया, तो मैंने एरो बता के बताया हुआ है कि आप घूम जाएं और घूमकर आगे निकल जाएं, 1 तक चले जाएं। तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, और 15 के बाद दोबारा से काउंटिंग 0 और 1, जो भी आपका एंडिंग नंबर आया आपने वहां तक जाना है। तो इसमें 1 आया तो 1 तक जाना है, ठीक है। अगर 11 आया होता तो ये आप देखते 2 तक जा रहा होता, अगर 15 आया होता तो और मजीद आगे तक जा रहा होता। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन था, और एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपके आईडी बेस्ड हो फाइनल में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो दैट्स इट, ये था हमारा एग्जाम का सोल्यूशन। तो ये मैंने स्पेशली इसलिए बता दिया कि आप लोगों के एग्जाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हुए। रीज़न वही, आप लोगों ने कुछ प्रिपरेशन भी शायद नहीं की और कुछ क्यूरी भी नहीं करी मुझसे, तो सभी कुछ गलत गलत सही लगा मुझे। मार्क्स में अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह मौका मिलते ही, मैंने ग्रेड कर लिए। तो दैट्स इट, ये लेक्चर का सोल्यूशन आपके इसका सोल्यूशन था। तो नहीं, रिमाइंडर हमेशा जो होता है ना होल नंबर पार्ट होता है, तो 3.4 नहीं आता, सिर्फ 3 आता है, ठीक है। रिमाइंडर अभी मैंने 19 का करके बताया ना, तो वो 10 आएगा सिर्फ, ठीक है। 3.4 नहीं लोगे आप, सिर्फ 10 लोगे। मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमेशा होल नंबर होता है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता ना जो नंबर, तो उसका रिमाइंडर 19 माइनस 16 इज 3, ठीक है। 3 प्लस आपने 7 किया 10, 10 10.04 लेने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ 10 लोगे, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करते, या अगर कर भी दिया है तो सिर्फ होल नंबर पार्ट कंसिडर करो, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम पेपर सोल्यूशन। अब उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी, और आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूंगा फॉर दोस्त जिन्होंने आज का लेक्चर नहीं किया, ठीक है। तो टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।